नमस्कार साथियों, आज हम बताएंगे कि चुनावी बॉन्ड स्कीम क्या है, सरकार का इस पर क्या कहना है, क्यों यह चर्चा का विषय बना और अंततः सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या हुआ। चुनावी बॉन्ड स्कीम को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्यों इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। साथियों, इस बिंदु पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले साथियों आइए जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को एक महत्वपूर्ण मामले में असंवैधानिक घोषित कर दिया है। साथियों, चुनावी बॉन्ड स्कीम को साल 2017 में वित्त विधेयक के माध्यम से लाया गया था, जो वर्ष 2018 से संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। चुनावी बॉन्ड स्कीम विवाद क्या है और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया, इस बारे में आइए हम बिंदुवार चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, बिंदु संख्या 1, चुनावी बॉन्ड स्कीम क्या है, सरकार का इस पर क्या कहना है। बिंदु संख्या 3, क्यों यह चर्चा का विषय बना। बिंदु संख्या 4, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंततः क्या निर्णय किया गया। तो साथियों, चुनावी बॉन्ड स्कीम विधेयक साल 2017 में विधेयक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था, जो साल 2018 में लागू हुआ था। चुनावी बॉन्ड स्कीम यह कहता है कि चुनावी बॉन्ड स्कीम के माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था या किसी कंपनी द्वारा राजनीतिक दलों को व्यक्तिगत या संस्थागत वित्त पोषण अर्थात फंडिंग किया जा सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि जो व्यक्ति उपरोक्त दलों या संस्था को फंडिंग करता था उसका पहचान गुप्त रखने का प्रावधान किया गया था, और जिस बैंक को चुनावी बॉन्ड जारी करने का अधिकार दिया गया उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एवं 1 करोड़ का चुनावी बॉन्ड जारी कर सकता था, और इस प्रकार जारी बॉन्ड केवल 15 दिनों के लिए ही वैध होता था। यदि 15 दिनों के भीतर इस बॉन्ड को कैश नहीं कराया गया तो यह प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा होने का प्रावधान किया गया था। इसके लिए जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया था कि जो पंजीकृत राजनीतिक दल हैं वही इस प्रकार वित्त पोषण बॉन्ड का लाभ उठा सकते हैं। साथियों, पंजीकृत राजनीतिक दल का तात्पर्य यह हुआ कि जो दल लोकसभा या विधानसभा में 1% वोट पा जाता था वह पंजीकृत राजनीतिक दल की श्रेणी में आ जाता था। तो साथियों, डिजिटल अथवा चेक के माध्यम से यह बॉन्ड खरीदे जाते थे और नकदीकरण केवल अधिकृत राजनीतिक दलों के खाते में प्राप्त किए जाते थे। चुनाव आयोग के माध्यम से इस जानकारी को साझा करना तय किया गया। तो इसी आधार पर कहा गया कि यह पारदर्शिता को बढ़ावा प्रदान करेगा। साथ ही इसमें नकदीकरण की व्यवस्था कम थी, अर्थात चुनावी बॉन्ड के माध्यम से वित्त पोषण किया जाना था। चूँकि नकदीकरण का अभाव था इसलिए यह भी कहा गया कि यह काले धन पर रोक लगाएगा। यह सभी आधार और तर्क सरकार का था। सरकार का पक्ष यह था कि यह एक बेहतर व्यवस्था स्कीम है। साथियों, यह चर्चा का विषय क्यों बना, क्योंकि इसमें पारदर्शिता का अभाव था। वास्तव में इस स्कीम में पारदर्शिता का अभाव था। पारदर्शिता का अभाव इसलिए था क्योंकि कौन किसको कितना और कब फंडिंग किया देश का कोई भी नागरिक इसको जन सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता था। अर्थात उसके सूचना के अधिकार पर, व्यक्ति के सूचना के अधिकार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध इस स्कीम के द्वारा लगा दिया गया था, क्योंकि यह प्रावधान बनाया गया था कि फंडिंग करने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। यह चर्चा का विषय इस कारण भी बना क्योंकि इसके माध्यम से वित्त अधिनियम में संशोधन से राजनीतिक दलों को बॉन्ड से प्राप्त धनों का खुलासा करने से छूट प्राप्त था। अर्थात राजनीतिक दल बाध्य नहीं थे या उनको मजबूर नहीं किया जा सकता था कि वो जो बॉन्ड उनको प्राप्त हुए हैं, कितना धन उनको प्राप्त किया है, उसकी वो जानकारी दें। तो साथियों, चुनावी बॉन्ड स्कीम योजना लागू होने पर साल 2018 में कुछ संगठन ने इस योजना को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में
को चैलेंज किया, जिसमें संवैधानिक पीठ ने, जिसमें हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश माननीय DY चंद्रचूड़ जी भी शामिल थे। 29 अक्टूबर 2023 से 2 नवंबर 2023 तक इस विवाद पर सुनवाई की थी और अपने फैसले को रिजर्व रखा, और अब यह एक ऐतिहासिक जजमेंट के रूप में देश के समक्ष उजागर हुआ है। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह कहा कि चुनावी बांड योजना सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है, साथ ही अनुच्छेद 19(1)(a) का भी उल्लंघन करता है, जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। इसलिए चुनावी बांड योजना असंवैधानिक है, लिहाजा इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चुनावी बांड जारी करने पर तत्काल रोक लगाने का आदेश भी दिया। साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और चुनाव आयोग को कहा गया कि वे वर्ष 2019 से लेकर 6 मार्च 2024 तक जितने भी देनदाताओं ने चुनावी बांड खरीदे हैं और जितने भी राजनीतिक दलों ने उस चुनावी बांड के माध्यम से फंडिंग प्राप्त किए हैं, उसके विवरण 6 मार्च 2024 तक जारी कर दें। साथियों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जब विवरण जारी किए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के कंप्लायंस में जब विवरण जारी किए, तब पता चला कि 90% फंड भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुए हैं और शेष 10% में देश के अन्य पार्टियों को फंड प्राप्त हुए हैं।